पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। युद्ध ना हो इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यूएन में भी इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन तनाव कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अमेरिका और रूस की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में आइए देखते हैं कि इस विवाद में अब और क्या नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस की ओर से दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन सीमा की कुछ जगहों से रूसी सैनिकों की वापसी हो चुकी है, जिसके बाद हालात बेहतर होने की उम्मीद थी। लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि रूस झूठ बोल रहा है, क्योंकि सेना वापस होने की बजाय बढ़ा दी गई है और युद्ध की आशंका अभी टली नहीं है। रूस समर्थित लोगों ने यूक्रेन की सेना पर हमले करना भी शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है। इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन रूस संकट पर बैठक करने की बात की थी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और नाटो के नेताओं के साथ यूक्रेन को लेकर चर्चा की गई। अमेरिका की यूक्रेन में बढ़ती दिलचस्पी के बीच रूस ने अब अमेरिका के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मॉस्को में तैनात अमेरिकी उप राजदूत को निष्कासित कर दिया गया है। उधर नाटो ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेनी क्षेत्रों को पीपुल्स रिपब्लिक का दर्जा देकर मिन्स्क समझौते का उल्लंघन कर रहा है। रूस ने कहा है कि उसकी पहली मिलिट्री यूनिट्स युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के बाद अपने स्थायी ठिकानों पर वापस लौट चुकी है। आने वाले दिनों में बेलारूस से भी रूसी सैनिकों को बुलाने की बात कही गई है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को नाटो में शामिल होने का फैसला करने से पहले जनमत संग्रह करवाना चाहिए था। वहीं सुबह रशियन मीडिया ने खबर दी है कि यूक्रेन में लुहांस्क में मोटार शेल्स और ग्रेनेड्स दागे गए हैं। इसके अलावा बीते दिन यानी गुरुवार को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की सीमाओं के पास जमा लगभग 1.5 लाख रूसी सैनिक आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने साथ ही ये भी कहा कि रूस की योजना हमले के लिए एक बहाना गढ़ने की है, यानी रूस किसी भी बहाने से हमला कर सकता है। यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर करने का दम भरने वाली बीजेपी प्रदेश में जीत के लिए अपराधियों पर ही दांव लगा रही है। दागी उम्मीदवारों के सहारे बीजेपी जीत की बैतरणी पार करने का सपना संजोए बैठी है। यूपी के चौथे चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने कितने दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, इसके लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक बेहतर कानून व्यवस्था का राग अलापते नजर आए हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। बीजेपी उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने का दावा कर रही है, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी की सच्चाई एक रिपोर्ट से सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए 59 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव मैदान में उतरे 621 उम्मीदवारों के शपथ पत्र के विश्लेषण के आधार पर एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में 27% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें बीजेपी के गंभीर आपराधिक मामलों के उम्मीदवारों की संख्या 44% है, तो वहीं बीजेपी के 37% उम्मीदवारों ने अपने क्रिमिनल मामलों की जानकारी दी है। ये वो मामले हैं जो गंभीर श्रेणी में नहीं आते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 24 फरवरी को होना है। 621 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन खास बात यह है कि 621 प्रत्याशियों में से 167 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी 27% प्रत्याशी दागी हैं। इसमें 129 यानी 21% प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो इस चरण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा दागी प्रत्याशी उतारे हैं। चौथे चरण में 59 में से 29 संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां 3 या अधिक उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर आपराधिक मामलों में सपा के 57 में से 22 प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस के 58 में से 22, बीएसपी के 59 में से 22, बीजेपी के 57 में से 17 और आम आदमी पार्टी के 45 में से 9 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन सियासी दलों के प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। चौथे चरण में लखनऊ सेंट्रल से सपा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा पर 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि हरदोई के बालामऊ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार पर 9 मामले दर्ज हैं, जबकि तीसरे स्थान पर लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से बीएसपी प्रत्याशी जलीस खान हैं, उन पर 5 मामले दर्ज हैं।
कल यानी 20 फरवरी को पंजाब में मतदान होगा, जिसके चलते बीती शाम से चुनाव प्रचार थम चुका है। ऐसे में पंजाब की सियासत में हलचल मची हुई है। वहीं मतदान से पहले सत्ताधारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। बता दें कि प्रदेश के 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सिद्धू के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि पंजाब के अमृतसर सीट से प्रत्याशी सिद्धू के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि केस दायर किया गया है, जिससे सिद्धू की मुश्किलें बढ़ना तय है। सिद्धू के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की गई है और ये याचिका चंडीगढ़ के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने दायर की है। उन्होंने कहा, सिद्धू 2021 में एक रैली के दौरान पुलिस के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगने में विफल रहे हैं। दरअसल ये मामला है दिसंबर 2021 का, जब सिद्धू पंजाब के पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी की रैली में पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने पंजाब पुलिस का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अश्विनी सेखड़ी अगर एक धक्का मार दे तो थानेदार की पैंट गीली हो जाती है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। इससे पहले भी सिद्धू ने सुल्तानपुर लोधी में नवतेज सीमा की रैली में इसी तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसका चंडीगढ़ पुलिस में डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने विरोध किया था। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हुई थी और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से पंजाब पुलिस के खिलाफ अपने बयान पर माफी की मांग की थी। पिछले दिनों में सिद्धू को कई बड़े झटके लगे हैं। ऐसे में ये मामला सिद्धू के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने चन्नी को सीएम फेस घोषित कर दिया था। साथ ही विक्रम सिंह मजीठिया के अमृतसर सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान ने सिद्धू के लिए मुकाबला कठिन बना दिया। ऐसे में आई ये खबर सिद्धू के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। यूपी में तीसरे दौर के लिए रविवार को मतदान है, जहां 59 सीटों पर मतदान होगा। यूपी के तीसरे चरण में हार जीत का फैसला काफी हद तक यादव मतदाताओं के हाथ में होगा। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शुक्रवार को बीजेपी और सपा समर्थक आपस में भिड़ गए। शुरुआत बीजेपी ने की, जो देखते ही देखते हिंसक लड़ाई में तब्दील हो गई। लेकिन पुलिस का सारा जोर सपा नेताओं पर नजर आया, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। कैसे हुई हिंसा की शुरुआत, देखते हैं ये रिपोर्ट। तीसरे दौर के मतदान से पहले सबसे बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां बीजेपी और सपा प्रत्याशियों के बीच हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह को हिरासत में ले लिया है। महाराजगंज पुलिस ने अभय सिंह को उनके घर से हिरासत में लिया है। इसके अलावा 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सपा समर्थक महाराजगंज थाने पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। पथराव का वीडियो सामने आने के बाद सपा प्रत्याशियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, गुसाईगंज से सपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों के बीच शुक्रवार शाम को हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले, गोली भी चलाई गई। हिंसा के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। शुक्रवार को तीसरे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, जब गुसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में सपा और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थक आमने सामने आ गए और देखते ही देखते भीषण तोड़फोड़ शुरू हो गई। दोनों पक्षों में न केवल झड़प हुई, बल्कि फायरिंग भी हुई। सपा प्रत्याशी अभय सिंह ने जहां बीजेपी पर आरोप लगाया, वहीं बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के पति खब्बू तिवारी ने सपा पर हमले का आरोप लगाया है। झांसी में भी सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के भिड़ने की खबर है। वोटिंग से पहले जिले में जमकर मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद बीजेपी के 2 विधायक थाने में धरने पर बैठ गए। इसके बाद सपा ने भी हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने सपा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायकों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद सपा नेताओं ने भी बीजेपी विधायकों पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, लेकिन पावर सेंटर सिर्फ एक है, करहल। वही करहल जहां अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं और अखिलेश को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने एसपी बघेल को मैदान में उतारा है। तो करहल में किसकी होगी जीत, कौन मारेगा बाजी, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव में बीजेपी और सपा की रणनीति एक दूसरे को हर हाल में पछाड़ने की है। यूपी के तीसरे चरण में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली सीट है करहल सीट, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में है। ये पहली बार होगा जब अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं और फिलहाल आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। करहल सीट की यादव ने जैसे ही चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की, बीजेपी
बीजेपी की ओर से उनके खिलाफ सशक्त उम्मीदवार उतारने पर चर्चा शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने जिस दिन करहल विधानसभा सीट से नामांकन किया उसी दिन करीब 1 घंटे के अंतराल पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नामांकन कर दिया। बीजेपी से अखिलेश को टक्कर दे रहे एसपी सिंह बघेल आगरा से सांसद हैं। एसपी सिंह बघेल ने अपना सियासी सफर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर शुरू किया था और बसपा से होते हुए बीजेपी में आए हैं। मुलायम सिंह यादव से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे और सूबे की तीनों ही पार्टियों से सांसद रह चुके हैं। 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे एसपी बघेल के लिए करहल सीट पर जीत दर्ज करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि करहल विधानसभा सीट पर यादव वोट बैंक का वर्चस्व है और करहल सपा का गढ़ माना जाता है। करहल सीट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह की सीट है। इस सीट से 2002 से लगातार 4 बार सपा का कब्जा रहा है। करहल विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,71,000 वोटर हैं। इसमें यादव वोटरों की संख्या लगभग 1,44,000 है। मतलब कुल वोटर्स का 38% वोट केवल यादवों का है। लेकिन करहल में दूसरे नंबर पर क्षत्रिय मतदाता भी हैं, जिसे एसपी बघेल एकजुट करने में जुटे हुए हैं। वहीं इस सीट से अखिलेश के लड़ने से सभी की निगाहें यहीं पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में कल यानी 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए सारे पैंतरे अपना रही है और देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अब बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है, तो क्या है बीजेपी की रणनीति और आखिर 2 चरण बीत जाने के बाद क्यों बीजेपी यूपी में लगा रही है अपनी पूरी सेना? जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और कल सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ने अब चौथे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। अब बीजेपी पूरी ताकत यूपी में झोंक रही है, जिसके लिए अब बीजेपी ने एक और नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद अब भाजपा नेता चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश की राह पकड़ेंगे। उत्तराखंड भाजपा ने उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी के मद्देनजर 80 कार्यकर्ताओं की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है। कार्यक्रम तय होने के बाद ये टीम प्रदेश महामंत्री संगठन और प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में यूपी जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इन्हें उन स्थानों पर भेजा जाएगा जहां उत्तराखंड मूल के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने संतों की टोली को भी मैदान में उतार दिया है, जो चुनाव प्रचार के साथ ही बीजेपी के लिए वोट अपील भी कर रही है। इसके अलावा अब बीजेपी महिलाओं पर भी फोकस करती नजर आ रही है। ऐसे में महिलाएं भी अब बीजेपी के लिए वोट मांगती नजर आ रही है। ये सब देखकर साफ पता चलता है कि बीजेपी को अपनी हार का डर सताने लगा है। 2 चरण के मतदान में बीजेपी अपनी हार भांप चुकी है। ऐसे में अब आगे के लिए उसने पूरी टीम यूपी में ही लगाने की रणनीति बनाई है, जिससे चुनावों में उसे फायदा मिल सके। अब बीजेपी कोशिशें तो कर रही है, लेकिन उसे फायदा मिलेगा या नहीं ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन इससे बीजेपी का डर जरूर खुलकर सामने आ गया है। हिजाब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में अब भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हिजाब पर हिसाब क्यों मांगा जा रहा है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के शिवमोगा जिला में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद एक स्कूल के 58 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन फिलहाल ये मामला थमता नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवमोगा जिले में हिजाब पर रोक के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करने के बाद एक स्कूल ने 58 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया है। छात्रों की मांग थी कि क्लास के अंदर हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए। छात्राओं का मानना है कि हिजाब पहनना उनका अधिकार है और मरते दम तक वो हिजाब पहनना नहीं छोड़ेंगी। इधर स्कूल प्रशासन ने निलंबन वापस नहीं लिया है और छात्राओं की स्कूल में एंट्री भी बैन कर दी है। इस बीच दूसरे प्रदर्शनकारियों पर भी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से पुलिस और तहसीलदार छात्रों को नियमों की जानकारी दे रहे हैं। गुरुवार को शिवमोगा जिले में जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर 9 लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुस्लिम लड़कियों ने कैंपस में बुर्का बैन करने पर जिला मुख्यालय में पीयू कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। दूसरी तरफ तुमकुरू में एक निजी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चरर को हिजाब पहनने से रोका गया तो उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। पिछले 3 सालों से अंग्रेजी पढ़ाने वाली चांदनी ने कहा कि प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा कि उन्हें आदेश मिला है कि कोई भी हिजाब पहनकर क्लास नहीं करेगा। वहीं कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना कोई जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक में एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल और कॉलेजों में हिजाब को लेकर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये विवाद उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था। मुस्लिम लड़कियों ने जोर देकर कहा कि उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उनका धार्मिक अधिकार है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। दिल्ली, मुंबई समेत जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
यह हंगामा न सिर्फ कर्नाटक सरकार के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि चुनावी मौसम में इस विवाद ने बीजेपी के माथे पर शिकन की लकीरों को बढ़ा दिया है। पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस पर क्या रुख अख्तियार किया जाए। यहाँ तक कि यह आंदोलन बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। पहले CAA फिर किसान आंदोलन ने किस कदर बीजेपी के हौसलों को पस्त किया था, उसकी गवाही हरियाणा से लेकर बंगाल चुनाव के नतीजे देते हैं। अब यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चुनाव के बीच भी एक आंदोलन खड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं, जो हिजाब विवाद पर शुरू हो सकता है। दरअसल हिजाब को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में विरोध तेज हो चुके हैं। इन आंदोलनों को लेकर बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे हट रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखने से इनकार कर दिया। लोकसभा में जब विपक्ष ने इस मसले को उठाया तो कोलार के सांसद S मुनिस्वामी को छोड़कर बीजेपी के ज्यादा सांसद चुप रहे। यहाँ तक कि तेजस्वी सूर्या, जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, वो भी चुप रहे। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक इस मामले में इशारों ही इशारों में विपक्ष को घेर जरूर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को डर है कि यह हंगामा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। इसका असर यूपी चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से करीब 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के अलावा पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बड़ी मौजूदगी है। सिर्फ पश्चिमी यूपी में 25 से 21% मुसलमान हैं। इसलिए बीजेपी को चुनावी मौसम में खासा डर सता रहा है, जो जायज भी है। अगर इस विवाद की चिंगारी CAA या फिर किसान आंदोलन की तरह भड़क उठी तो बीजेपी के जीत के सपने उसमें जल सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर हिजाब पर हंगामे को बीजेपी कैसे रोक पाती है। विधानसभा चुनाव अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ने वाला है। रविवार को उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसमें बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस की किस्मत का फैसला होगा। जहां यूपी में बीजेपी और सपा के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती है, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस को पंजे को मजबूत बनाना है। तो इस चुनाव में कौन कौन सी है VIP सीट, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक अचानक दिन में धूप जलाने लगी है। तापमान के तेवर जरा तीखे हो गए हैं, लेकिन ये गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं है, बल्कि मौसम की गर्मी से ज्यादा तपिश चुनावों में महसूस हो रही है। और अब रविवार को पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये तपिश बढ़ने वाली है, क्योंकि सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हो जाएगा लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव। यूपी में तीसरे चरण और पंजाब में 117 सीटों के लिए मतदान होगा। देश के सबसे बड़े सूबे में 16 जिलों की 59 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत कल EVM में कैद होगी। जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महुआ शामिल है। इन जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रमुख मुकाबला बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच है। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए अहम है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। वहीं ये चुनाव समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी, जहां से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव मैदान में हैं। यहां से उनके खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। इस चुनाव को जीतने के लिए अखिलेश ने पूरा दम लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस ने भी अपना किला बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है। 117 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव में 93 महिलाओं सहित कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवत मान, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल शामिल है। इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। अब देखना होगा अब की बार कौन पड़ता है किस पर भारी। यूपी में कल तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए तैयारी पूरी हो गई है, तो दूसरी और चौथे चरण के लिए प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है। चुनाव प्रचार करने के लिए आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी पहुंचे। लखीमपुर खीरी की जनता बीजेपी से पहले ही नाराज चल रही है, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो कैसे अखिलेश ने की बीजेपी की घेराबंदी, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के बाद अब बारी चौथे चरण की है।
चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में मतदान उस जगह होना है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। जी हां, हम बात करें लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी वही जगह है जहां पिछले साल 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने किसानों को अपनी जीप से कुचल दिया था। इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को जेल की सजा भी हुई थी, लेकिन हाल ही में आशीष मिश्र को रिहा कर दिया गया। आशीष मिश्र के रिहा होने से लोगों में बीजेपी के खिलाफ और भी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। उसी गुस्से का फायदा अखिलेश बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी से बीजेपी को खरी खरी सुनाई। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी कांड को आजाद भारत का जलियांवाला बाग कांड बता दिया। अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। ये सरकार ऐसी है जिसमें किसी की परवाह नहीं। हमने और आपने जलियांवाला बाग की कहानी कितनी बार सुनी होगी। लखीमपुर खीरी कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा था। ये कांड आजाद भारत में जलियांवाला बाग कांड की तरह हुआ, जिसमें किसानों को कुचल दिया गया। लखीमपुर खीरी के साथ साथ अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का भी मुद्दा उठाया और बीजेपी पर किसानों को दबाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि न सिर्फ लखीमपुर में किसानों की जान गई, बल्कि दिल्ली में भी किसानों को दबाने के लिए बुलडोजर चलाए गए, उनके ठिकानों पर छापे मारे गए और किसान कहीं निकलते थे तो बैरिकेडिंग कर दी जाती थी। बीजेपी ने किसानों को रोकने के लिए रास्ते में नुकीली कीले बिछाई। हम किसानों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार किसान बीजेपी से खासा नाराज है, जिसका फायदा पूरी तरह अखिलेश यादव को मिलता दिख रहा है। अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की जमानत जब्त होने वाली है। अखिलेश का दावा कितना सच होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अखिलेश बीजेपी को मात देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कल यानी 20 फरवरी को पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वैसे तो प्रदेश में इस बार बहुकोणीय मुकाबला है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार पूरा जोर लगा रही है। लेकिन मतदान से ठीक पहले आपके सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जिसे उसके हाथ से बाजी पूरी तरह से निकलती दिख रही है। आखिर क्या है मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। कल पंजाब में लोक पर्व है। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 5 साल के लिए अपने हुक्मरानों को चुनेगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कुमार विश्वास के एक बयान ने पंजाब की सियासत में हलचल पैदा कर दी है और पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और अब इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस जमकर केजरीवाल को अपने निशाने पर ले रही है और अब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मांग पर केंद्र ने आप और आतंकी संगठनों के साथ रिश्तों की जांच कराने की बात भी कह दी है। दरअसल आपके संस्थापक रहे कुमार विश्वास ने दावा किया था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम या खालिस्तान के पीएम बनने का ख्वाब देखते हैं। उनके लिए सत्ता जरूरी है, इसके लिए वो किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं, चाहे वो खालिस्तान समर्थक ही क्यों ना हो। उनके इस बयान के बाद से पंजाब में सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद खुद को घिरता देख केजरीवाल ने पहले तो कुमार विश्वास के आरोपों को एक कवि का हास्य व्यंग करार दिया था। लेकिन जब कुमार विश्वास ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल की 2 खासियतें हैं, पहला विश्वास के साथ झूठ बोलना और दूसरा विक्टिम कार्ड खेलकर ये दिखावा करना कि हर कोई उनके खिलाफ गिरोह बना रहा है, तो केजरीवाल को इस मामले में एक बार फिर से सफाई देनी पड़ी। केजरीवाल ने कहा कि इन दिनों कई नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। आज वही आतंकवादी 12,400 स्मार्ट क्लासरूम दे रहा है। यह आतंकवादी बाबा साहेब का सपना पूरा कर रहा है। अब केजरीवाल के दावे सच हैं या कुमार विश्वास के, ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन इस मुद्दे ने पंजाब में आपको बैकफुट पर ला दिया है। लंबे समय से रन नहीं बना पा रहे भारतीय टेस्ट टीम के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के लिए अब आगे की राह बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे समय से इनका बल्ला खामोश चल रहा है, तो घरेलू मुकाबलों में भी दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल पाए हैं। इसके बाद अब उनकी टीम इंडिया से छुट्टी हो गई है। जी हां, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम में इन दोनों को जगह नहीं दी गई है, तो किसे मिली टीम में जगह और किसे आराम, देखिए ये रिपोर्ट। श्रीलंका के खिलाफ टी20 और टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। दोनों ही फॉर्मेट में टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है, जबकि उप कप्तानी जसप्रीत बुमराह करेंगे। टेस्ट टीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को टीम में जगह नहीं मिली है। रहाणे से पहले ही टेस्ट टीम की उप कप्तानी छीन ली गई थी और अब टीम से भी उनकी छुट्टी हो गई है। पिछले 12 महीने रहाणे के चुनौतीपूर्ण रहे थे। 2021 में रहाणे ने 13 टेस्ट मैचों में 20.83 की निराशाजनक औसत से महज 479 रन बनाए थे।
नतीजतन उन्हें खेल के सबसे लंबे प्रारूप में भारत के उपकप्तान के रूप में हटा दिया गया था। अब टेस्ट टीम से भी उनकी फिलहाल के लिए छुट्टी हो गई है। रहाणे की तरह चेतेश्वर पुजारा का बल्ला भी लंबे समय से खामोश बना हुआ है। इसी के चलते उन्हें भी टीम इंडिया की जगह नहीं दी गई है। पुजारा, रहाणे के अलावा तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा भी टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। रहाणे और पुजारा की टीम में न होने का फायदा श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, शुभमन गिल को मिल सकता है। टीम में इन्हें जगह मिली है और इस बात की उम्मीद भी है कि 3 में से कम 2 को अंतिम 11 में भी जगह मिलेगी। T20 में विराट कोहली को आराम दिया गया। इसके अलावा टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और पिछले कई दिनों से ये विवाद जारी है। दरअसल रूस यूक्रेन की नाटो की सदस्यता का विरोध कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की समस्या है कि उसे या तो अमेरिका के साथ होना पड़ेगा या फिर सोवियत संघ जैसे पुराने दौर में लौटना होगा। वहीं इस विवाद के चलते अमेरिका और रूस भी आमने सामने आ गए हैं। तो अब क्या है स्थिति, देखिए खास रिपोर्ट। यूक्रेन रूस विवाद के चलते दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। तमाम देश दोनों देशों के बीच मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन मामला ठंडा होने के बजाय गर्माता जा रहा है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में जहां रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच गोलीबारी जारी है, वहीं व्लादिमीर पुतिन ने आज परमाणु मिसाइलों के साथ व्यापक युद्ध अभ्यास शुरू किया। रूस की सेना ने शुक्रवार को ही इस अभ्यास का ऐलान कर दिया था। रूसी सेना ने ये घोषणा पश्चिमी देशों की उस आशंका के बीच की थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और ये आशंका थी अमेरिका की। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि रूस की सेना ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। नाटो सहयोगी देशों ने रूस के इस दावे को खारिज किया है, जिसमें उसने कहा है कि वो यूक्रेन की सीमा से सैनिकों को हटा रहा है। रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर करीब 1,50,000 सैनिक जुटा रखे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक बता रहे हैं। वहीं भारत भी अब खतरे को भांप चुका है और यूक्रेन में फंसे 18,000 भारतीयों को निकालने की योजना तैयार कर ली।